हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में इमरजेंसी लगाने के विषय में क्या प्रावधान दिए गए हैं वो हम लोग देखेंगे। तो ये पार्ट 18 में दिया गया है और आर्टिकल है 352 से 360 तक के। ठीक है। तो भी फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। ठीक है। कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन जब अब इमरजेंसी के प्रावधान लागू हो जाते हैं, इमरजेंसी इंपोज कर दी जाती है, तो ये जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, वो यूनिटरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है काफी हद तक। कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कन्वर्ट हो जाती है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की अधिकतर पावर्स को टेक ओवर कर लेती है। ठीक है। कितने तरह की इमरजेंसीज होती हैं? 3 तरह की होती हैं। इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, आर्टिकल 352। युद्ध हो, बाहरी आक्रमण हो, या फिर देश के भीतर ही शस्त्रों के साथ वो रिबेलियन हो, सशस्त्र विद्रोह हो। ठीक है। तो वो एक आर्टिकल 352 के तहत इमरजेंसी है। इमरजेंसी ड्यू टू फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन एनी स्टेट, किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तो उसकी वजह से इमरजेंसी 356 में, और फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 में। ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट 352 पढ़ लेते हैं, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट अ ग्रेव इमरजेंसी एग्जिस्ट, अगर प्रेसिडेंट संतुष्ट है कि एक बहुत विकट इमरजेंसी आ गई है जिसमें कि भारत की सिक्योरिटी या भारत के किसी हिस्से की सिक्योरिटी पे खतरा पैदा हो गया है। किस वजह से खतरा पैदा हो गया? या तो कोई युद्ध छिड़ गया है, या बाहरी देश से आक्रमण हो गया है, या सशस्त्र विद्रोह हो गया है देश के अंदर से ही, तो फिर वो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं और ये डिक्लेयर कर सकते हैं उस प्रोक्लेमेशन से कि इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है। किस किस हिस्से के लिए इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है? या तो पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए, या फिर वो भारत के किसी एक हिस्से के लिए, जिस जो कि उनके प्रोक्लेमेशन में मेंशन होगा कि भारत के इस हिस्से के लिए इमरजेंसी लगाई जा रही है। तो इमरजेंसी के डिक्लेयर कौन करते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है। कब कर सकते हैं? जब उनको लगे कि ऐसी विकट इमरजेंसी आ गई है कि जहां देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है, या देश के किसी हिस्से की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। किस वजह से खतरा पैदा हो गया है? या तो युद्ध से, या बाहरी आक्रमण से, या फिर सशस्त्र विद्रोह देश के अंदर से। ठीक है। अच्छा, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कब किया जा सकता है? जब ये चीजें स्टार्ट हो गई हो, या तो युद्ध स्टार्ट हो गया, एक्सटर्नल एग्रेशन स्टार्ट हो गया और रिबेलियन स्टार्ट हो गया हो, या फिर ये स्टार्ट होने, इसके एक्चुअल अकरेंस से होने से पहले ही इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। अगर प्रेसिडेंट संतुष्ट है कि वो बिल्कुल अब होने का डेंजर, खतरा खतरा पैदा हो गया है, ये चीज होने का खतरा एकदम पैदा हो गया है, एकदम होने ही वाला है, ये डेंजर आ गया है, तो भी वो ये चीज स्टार्ट होने से पहले भी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ज्योग्राफिकल इम्प्लीकेशन, या तो ये इमरजेंसी पूरे देश पे लगाई जा सकती है, या देश के किसी एक हिस्से पर भी लगाई जा सकती है। ठीक है। एक बार इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया गया तो एक दूसरे प्रोक्लेमेशन से उसको चेंज भी किया जा सकता है, उसमें कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं कि ये एरिया और कवर होगा, ये एरिया का इमरजेंसी हट गया, ये किस टाइप का इमरजेंसी है, वो सब चेंज भी किया जा सकता है एक दूसरा प्रोक्लेमेशन इशू करके। और एक और प्रोक्लेमेशन इशू करके पुराने वाले इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को खत्म भी किया जा सकता है, तो इमरजेंसी खत्म हो जाएगी। अच्छा, ये प्रेसिडेंट जो करेंगे ये यूनियन कैबिनेट की अप्रूवल के बाद ही करेंगे, अपने मन से नहीं कर सकते। जो भी प्रोक्लेमेशन डिक्लेयर, इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए होगा, या फिर जो प्रोक्लेमेशन उस इमरजेंसी को वेरी करने के लिए, चेंज करने के लिए होगा, अगर वो यूनियन कैबिनेट उनको एक सूचना देती है राइटिंग में कि वो उन्होंने अप्रूव कर दिया है, और उन्होंने ये अप्रूव कर दिया है कि ये ऐसा प्रोक्लेमेशन इशू किया जाए, तभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये ऐसा प्रोक्लेमेशन इशू करेंगे। 1 महीने के अंदर दोनों सदनों का अप्रूवल लेना भी मैंडेटरी है। तो कौन कौन से प्रोक्लेमेशन का अप्रूवल लेना जरूरी है?
जो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा है उस प्रोक्लेमेशन का 1 महीने में अप्रूवल लेना जरूरी है, और जो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी को चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है, उसका भी 1 महीने में वो लेना जरूरी है। लेकिन जो अगर ऐसा प्रोक्लेमेशन इशू होता है कि वो रिवोक किया जा रहा है, इमरजेंसी को खत्म किया जा रहा है, उसकी मंजूरी पार्लियामेंट से जरूरी नहीं है। ठीक है, 1 महीने का टाइम लिमिट होता है। जिस दिन भी प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है उसके 1 महीने के अंदर दोनों सदनों का अप्रूवल मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर दोनों सदनों का अप्रूवल नहीं मिल पाया एक महीने के अंदर, तो वो प्रोक्लेमेशन शैल सीज टू ऑपरेट, वो प्रोक्लेमेशन खत्म हो जाएगा, वो इफेक्टिव नहीं रह जाएगा। अच्छा, अगर हाउस ऑफ पीपल यानी कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाए पास करने से पहले, उसको उस प्रोक्लेमेशन के रिजोल्यूशन को पास करने से पहले डिसॉल्व हो जाए, देखिए कई कंडीशंस हो सकती हैं। या तो लोकसभा डिसॉल्व ही है, उसके बाद ये प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, तो लोकसभा की अप्रूवल कैसे लें? लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है, केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है और उसने ये प्रोक्लेमेशन इशू करवाया है राष्ट्रपति से, तो लोकसभा की अप्रूवल मिल नहीं सकती। या फिर लोक प्रोक्लेमेशन इशू करने के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो गई, 1 महीने का जो समय है उसी दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो गई किसी वजह से। ठीक है, ये दोनों में से एक चीज है। लेकिन जो राज्यसभा है उसने पास कर दिया है और लोकसभा ने पास नहीं किया क्योंकि वो डिसॉल्व स्टेटस में है, तो उस केस में जो प्रोक्लेमेशन है वो कंटिन्यू करेगा, वैलिड रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक कि नई लोकसभा का गठन ना हो जाए और उसकी पहली सीटिंग स्टार्ट ना हो जाए, और पहली सीटिंग स्टार्ट होने के 30 दिन तक वो वैलिड रहेगा। और 30 दिन के अंदर अगर उसने लोकसभा ने अप्रूव नहीं किया, नई लोकसभा ने, तो फिर वो प्रोक्लेमेशन सीज हो जाएगा, सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अच्छा, प्रोक्लेमेशन जो इशू किया जाता है वो कितने समय के लिए वैलिड रहता है? देखिए, जो भी इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन है वो दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना चाहिए, राज्यसभा लोकसभा द्वारा, दोनों सेपरेट रेजोल्यूशंस पास करेंगे। और इसके बाद जो सेकंड रिजोल्यूशन पास होगा ना, जो पहले सदन ने पास किया, फिर दूसरे सदन ने पास किया, दूसरे सदन ने जो अपना रिजोल्यूशन पास किया उस दिन से 6 महीने, अगले 6 महीने तक वैलिड रहेगा। लेकिन उसके पहले भी, जैसे 6 महीने तक वैलिड तो है, लेकिन 6 महीने से पहले भी वो चाहे तो रिवोक कर सकते हैं। ये नहीं कि 6 महीना का है तो 6 महीने तक चलना ही होगा। अच्छा, 6 महीने से ज्यादा भी जरूरत है इमरजेंसी को कंटिन्यू करने की, तो फिर उसके लिए फिर दोनों सदनों से एक रिजोल्यूशन पास कराना होगा एक्सटेंशन के लिए, इमरजेंसी के एक्सटेंशन के लिए। और वो वाला रिजोल्यूशन कब, कितना दिन में इफेक्टिव होगा? वो भी 6 महीने होगा। किस दिन से? जिस दिन पहला वाला 6 महीना खत्म होता उस दिन से फर्दर 6 महीने के लिए। इस तरीके से वो बार बार 6 महीना करके एक्सटेंड करते जा सकते हैं। अच्छा, ये जो 6 महीना एक्सटेंड कर रहे हैं, इस दौरान अगर लोकसभा डिसॉल्व हो गई, अब लोकसभा का अप्रूवल नहीं मिल सकता है, उस 6 महीने के दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो गई, और लेकिन राज्यसभा से पास करा लिया गया है रिजोल्यूशन एक्सटेंड करने का। ठीक है, और एक्सटेंड करने का रिजोल्यूशन लोकसभा से पास नहीं हो पाया क्योंकि लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है। राज्यसभा से पास हो गया है, लोकसभा से पास नहीं हो पाया उसी 6 महीने के दौरान, और एक्सटेंड करने की जरूरत महसूस हो रही है। तो फिर वो, अब अगर वो राज्यसभा ने पास कर दिया है, तो फिर जब अगली लोकसभा की बैठक, अगली लोकसभा चुन करके आएगी और उसकी बैठक होगी, पहली बैठक होगी, पहली बैठक के पहले दिन के 30 दिन तक वो प्रोक्लेमेशन वैलिड रहेगा। ठीक है, 30 दिन तक वो वैलिड रहेगा। 30 दिन के अंदर अगर नई लोकसभा ने अप्रूव कर दिया तो ठीक है, नहीं तो वो प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, कितनी मेजॉरिटी से पास करना होगा ये रिजोल्यूशन? ये दोनों सदनों को रिजोल्यूशन पास करना है ना, ये अप्रूवल का, प्रोक्लेमेशन या एक्सटेंड करने का। तो देखिए, जितने भी सदन है, एक सदन में जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, चाहे वो बैठे हो सदन में चाहे नहीं बैठे हो, तो टोटल स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज्यादा उसके फेवर में वोट करें, प्लस जितने लोग बैठे हैं उसमें से मिनिमम 2/3 लोग उसके फेवर में वोट करें, तब माना जाएगा कि वो पास हो गया।
अच्छा देखिए, अगर प्रोक्लेमेशन चल रहा है, अप्रूव हो गया है, चल रहा है, इमरजेंसी चल रही है, लेकिन किसी भी समय लोकसभा ने एक रिजोल्यूशन पास कर दिया कि जो जो भी प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है उसको डिसअप्रूव करने वाला। ठीक है। अगर जो अगर प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेमेशन इशू कर दिया इमरजेंसी का, और राज्यसभा ये लोकसभा ने डिसअप्रूव कर दिया उसको, और या फिर जो कंटिन्यूएंस का वो इशू किया गया था, कंटिन्यूएंस इमरजेंसी के कंटिन्यूएंस के लिए जो अप्रूवल मिली थी उसको डिसअप्रूव कर दिया, तो फिर प्रेसिडेंट को वो प्रोक्लेमेशन को रिवोक करना पड़ेगा। कौन सा प्रोक्लेमेशन? जो प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा था, या फिर जो प्रोक्लेमेशन उसको वेरी कर रहा था। ठीक है। तो किसी भी समय अगर लोकसभा ने डिसअप्रूव कर दिया, चाहे उस इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को डिसअप्रूव कर दिया या उसके चलते रहने को डिसअप्रूव कर दिया, तो फिर रिवोक करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। अच्छा, जो डिसअप्रूवल का रिजोल्यूशन मूव होगा लोकसभा में, उसका प्रोसीजर क्या होगा? ठीक है। अगर लोकसभा के मेंबर्स ऐसा कोई रिजोल्यूशन मूव करना चाहते हैं जो इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को डिसअप्रूव करे, या फिर जो उसके चलते रहने को 6 महीना एक्सटेंड होने के मैटर को डिसअप्रूव करे, तो उनको एक नोटिस देनी होगी राइटिंग में। ठीक है। और इस नोटिस को कम से कम लोकसभा की 1/10 10% मेंबर्स साइन करेंगे। ठीक है। नोटिस किसको देनी होगी? अगर सदन चल रहा है तो स्पीकर को, अगर सदन नहीं चल रहा है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है। अब फिर एक स्पेशल सिटिंग कराई जाएगी लोकसभा की इस रिजोल्यूशन को कंसीडर करने के लिए, और ये जो भी नोटिस रिसीव की गई है स्पीकर द्वारा या प्रेसिडेंट द्वारा, उसके 14 दिन के अंदर ये सिटिंग करा लेनी होगी। अच्छा, अलग अलग तरह के प्रोक्लेमेशन भी इशू किए जाते हैं, जैसे वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन का भी प्रोक्लेमेशन इशू किया जा सकता है, आर्म रिबेलियन का भी किया जा सकता है, और इमिनेंट डेंजर ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म रिबेलियन, इसका भी अलग अलग ग्राउंड्स पे अलग अलग प्रोक्लेमेशन भी इशू किए जा सकते हैं। अगर कोई एक प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, ठीक है, और वो चल रहा है, तो उसके बाद एक दूसरा प्रोक्लेमेशन भी इशू किया जा सकता है दूसरे ग्राउंड्स पे, प्रेसिडेंट इशू कर सकते हैं। इसको डायग्राम के फॉर्म में देख लेते हैं। जो 352 का प्रोक्लेमेशन है, कौन डिक्लेयर करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। कब करते हैं? जब थ्रेट हो भारत की सिक्योरिटी को या भारत के किसी हिस्से की सिक्योरिटी को। थ्रेट का कॉज क्या है, रीजन क्या है? वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म रिबेलियन है। और प्रोक्लेमेशन जो है वो इसके पहले भी किया जा सकता है, थ्रेट का आने के पहले भी और थ्रेट आने के बाद भी। कितना हिस्सा अफेक्ट होगा देश का, पूरे देश पे भी लागू हो सकता है, देश के एक हिस्से पे भी लागू हो सकता है। उसका प्रोक्लेमेशन तो वेरी किया जा सकता है और रिवोक भी किया जा सकता है। ठीक है। अप्रूवल ऑफ यूनियन कैबिनेट चाहिए, उसके बाद ही इशू होगा प्रोक्लेमेशन, और उसके बाद दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का भी चाहिए 1 महीने के अंदर। कितने पीरियड के लिए वैलिड रहेगा प्रोक्लेमेशन? 6 महीने। जब सेकेंड रिजोल्यूशन पास होगा दूसरे सदन के द्वारा, तो फिर उसके 6 महीने बाद, इसके पहले भी रिवोक किया जा सकता है, और 6 महीने करके एक बार में एक्सटेंड भी किया जा सकता है। कितनी मेजोरिटी चाहिए? टोटल जितने मेंबर्स हैं सदन के, उसका कम से कम आधे फेवर में वोट करें, और जितने लोग बैठे हैं और वोटिंग कर रहे हैं उसके कम से कम 2/3 फेवर में वोट करें। अलग अलग प्रोक्लेमेशन भी अलग अलग ग्राउंड पे इशू किए जा सकते हैं, वो भी अलाउड है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 353 पे। जो प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी अगर हो गया, लागू हो गई इमरजेंसी, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? हम उसको मेनली 4 हेड्स में कवर कर सकते हैं: एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल एंड इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। एग्जीक्यूटिव मैटर्स में क्या इफेक्ट आएगा इमरजेंसी का, लेजिस्लेटिव मैटर्स में क्या इफेक्ट आएगा कानून बनाने के पावर्स में, फाइनेंशियल मैटर्स में क्या आएगा, फंडामेंटल राइट्स पे क्या। अगर इमरजेंसी एक डिक्लेयर हो गई है तो यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे। वो अपनी स्टेट गवर्नमेंट जो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स यूज करती है,
उसके संबंध में स्टेट गवर्नमेंट को यूनियन गवर्नमेंट डायरेक्शंस देगी कि आप अपनी एग्जीक्यूटिव पावर इस तरीके से यूज करिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व नहीं होती, खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है। लेकिन अब उस स्टेट गवर्नमेंट को उन मैटर्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट की का डायरेक्शंस लेना होगा जिन मैटर्स पे उसको लेने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट तो एग्जिस्टेंस में रहती है, लेकिन उसको सारे फंक्शन अपने कंप्लीट कंट्रोल होता है, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के कंप्लीट कंट्रोल में अपने सारे फंक्शंस करने होते हैं। लेकिन नॉर्मल टाइम्स में अगर इमरजेंसी नहीं लगी हुई, नॉर्मल टाइम चल रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है केवल आर्टिकल 256 और 257 में कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, उसके मैटर में स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने का, और किसी मैटर में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती। लेकिन इमरजेंसी के दौरान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी मैटर पे डायरेक्शन दे सकती है। ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव पावर पे इम्पैक्ट। अब लेजिस्लेटिव पावर्स पे इम्पैक्ट, तो फिर लेजिस्लेटिव पावर्स में अब यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है, वो कानून बनाए। किस मैटर्स पे कानून बनाए? जो 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट है उसके संबंध में जो स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर को पावर थी, उसके संबंध में भी अब यूनियन पार्लियामेंट कानून बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर कानून नहीं बनाएगी। इस कानूनों में क्या होगा, वो इसमें ये कानून पावर्स दे सकते हैं और अधिकार दे सकते हैं और जिम्मेवारियां दे सकते हैं, और ये अधिकार देना को ऑथराइज भी कर सकते हैं और जिम्मेवारी देने को भी ऑथराइज कर सकते हैं। किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसके अधिकारियों को और उसके अथॉरिटीज को। हालांकि मैटर स्टेट जुरिस्डिक्शन का है, लेकिन फिर भी वो कानून बना के पार्लियामेंट पावर, जो स्टेट जुरिस्डिक्शन का मैटर है, उस पर भी पावर्स और ड्यूटीज सेंट्रल गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों को और अथॉरिटीज को पास ऑन कर देते। अच्छा, मान लीजिए इमरजेंसी केवल एक हिस्से में लगा है, छोटे हिस्से में या बड़े हिस्से में, पूरे देश में नहीं लगी है, देश के एक हिस्से में लगी है, तो इस केस में भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर जो वो हमने डिस्कस की, जो सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाती हैं, उस केस में भी मिल जाएगी। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारे हिस्से में तो नहीं लगी है इमरजेंसी, तो हम ये स्टेट गवर्नमेंट पे नहीं लागू होगा। जिस अगर एक हिस्सा भी थ्रेटेंड है देश का, तो सारी स्टेट गवर्नमेंट्स के ऊपर ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल हो जाएगा, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स एक्सटेंड हो जाएगी। अच्छा, फाइनेंशियल पावर्स पे क्या इम्पैक्ट आता है? During the operation of proclamation of emergency, the provisions of Articles 268 to 279 relating to allocation of financial resources between the Union and the states can be modified by the President by an order. आर्टिकल 268 से 279 हमने देखा था कि जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में बांटे गए हैं। तो ये जो प्रोविजंस हैं, ये प्रेसिडेंट ऑल्टर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, सिर्फ एक ऑर्डर इशू कर करके, आर्टिकल 354 के तहत। लेकिन कब कर सकते हैं? जब इमरजेंसी चल रही हो तो। लेकिन ये ऑर्डर संसद के दोनों सदनों के समक्ष पेश करना होगा और जल्द से जल्द पेश करना होगा। और ये ऑर्डर वैलिड कब तक रहेगा? ये ऑर्डर वैलिड तब तक रहेगा जिस फाइनेंशियल ईयर में ये खत्म हुआ आपका इमरजेंसी, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, मतलब 31 मार्च तक। जिस फाइनेंशियल ईयर में ये इमरजेंसी खत्म हुई, डिक्लेयर मतलब खत्म कर दी गई, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जो इम्पैक्ट आता है वो हम लोग अभी आर्टिकल 358 थोड़ी देर में पढ़ते हैं और 359 पढ़ते हैं, उसमें हम लोग डिटेल में देख लेंगे। अभी थोड़ा सा इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। यही चीज एक डायग्राम के माध्यम से दी हुई है, जो इफेक्ट है इमरजेंसी का एग्जीक्यूटिव पावर पे, लेजिस्लेटिव पावर पे, फाइनेंशियल पावर पे, फंडामेंटल राइट्स पे। एग्जीक्यूटिव पावर में है कि यूनियन गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर कैसे यूज करे। यूनियन लेजिस्लेटिव पावर्स में है कि पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव पावर्स में जो स्टेट लिस्ट में जो आइटम्स है उसके ऊपर भी कानून बना सकती है। फाइनेंशियल पावर में वो प्रेसिडेंट एक ऑर्डर इशू करके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बंटवारा है, फाइनेंशियल पावर्स का बंटवारा है 268 to 279 में, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं।
और फंडामेंटल राइट्स अभी 358 और 359 के तहत देखते हैं हम लोग थोड़ी देर में। अब आ जाते हैं आर्टिकल 355 पे। देखिए, ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो स्टेट्स को प्रोटेक्ट करे। किस चीज से? बाहरी आक्रमण से। और जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है, देश के अंदरूनी डिस्टर्बेंसेस है, उससे प्रोटेक्ट करे स्टेट गवर्नमेंट को। ये यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है, ठीक है। ये लिखा है कि एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्ट करे, यूनियन गवर्नमेंट की ड्यूटी है। और ये भी ड्यूटी है कि यूनियन गवर्नमेंट इंश्योर करे कि सभी राज्य सरकारें वो संविधान के प्रावधानों के तहत चले, ठीक है। अब आ जाते हैं आर्टिकल 356, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रोविजंस इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट्स। अगर किसी राज्य में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए तब क्या होगा? देखिए, 355 में अभी आपने देखा कि ये यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि राज्य सरकारें संविधान के प्रावधानों के तहत चल रही हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी राज्य में फेल हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं और यूनियन के पास सारी पावर कंट्रोल आ जाएगी, सारे फंक्शंस आ जाएंगे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के। यूनियन गवर्नमेंट के पास सारी फंक्शंस आ जाएंगे, सारी पावर्स आ जाएंगी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के। तो ठीक है, वो लेजिस्लेचर और जो एग्जीक्यूटिव है वहां का वो सस्पेंडेड मोड में चला जाएगा और ये यूनियन गवर्नमेंट सारी पावर स्टेट गवर्नमेंट वाली यूज करेंगे, ठीक है। कब इशू कर सकती है प्रोक्लेमेशन? ऐसा प्रेसिडेंट इशू करेंगे जब उनको वो संतुष्ट हो कि ऐसी सिचुएशन आ गई है कि स्टेट गवर्नमेंट संविधान के प्रावधानों के तहत नहीं रन कर सकते। ऐसा कब उनको फील होगा? जब उनको एक रिपोर्ट मिले गवर्नमेंट उसको स्टेट के गवर्नर से, या फिर किसी अन्य वजह से भी उनको ऐसा फील होता है तो भी वो ऐसा प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं। अच्छा, अगर स्टेट अगर उसको स्टेट को कोई डायरेक्शंस दिया गया है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को इस्तेमाल करते हुए संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट उसको कंप्लाई ना करे, तो भी ऐसा प्रोक्लेमेशन इशू किया जा सकता है। अच्छा, अगर आर्टिकल 356 के तहत प्रोक्लेमेशन इशू हो गया तो उसका इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या आ जाएगा? सारी फंक्शंस आ जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, और सारी पावर्स आ जाएंगे जो कि गवर्नर द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं या फिर एक किसी बॉडी या अथॉरिटी जो स्टेट की है उसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती हैं। इसमें लेजिस्लेचर शामिल नहीं है, ठीक है, इसमें विधानसभा विधान परिषद शामिल नहीं है। वो अभी हम देखेंगे अभी सेकंड में कि वो पार्लियामेंट के पास जाएगा। तो ये प्रेसिडेंट के पास सारे फंक्शंस आ जाएंगे, सारी पावर्स आ जाएंगी जो गवर्नर और दूसरी बॉडी या अथॉरिटी जो स्टेट की है उसके द्वारा एक्सरसाइज की जाती है। प्रेसिडेंट क्या करेंगे? डिक्लेयर कर देंगे कि जो लेजिस्लेचर की पावर है स्टेट की, विधानसभा विधान परिषद की, वो या पार्लियामेंट द्वारा यूज की जाएगी या पार्लियामेंट की अथॉरिटी से किसी और द्वारा यूज की जाएगी। अभी 357 में उसका डिटेल दिया गया है कि कौन कौन यूज कर सकता है लेजिस्लेटिव पावर्स, कानून बनाने की पावर को। या तो पार्लियामेंट खुद यूज करेगी इस पावर को या फिर किसी अन्य को डेलीगेट कर देगी। किसको डेलीगेट करेगी अभी 357 में देखेंगे। इसके अलावा और कोई जरूरत प्रोविजंस जो भी प्रेसिडेंट को जरूरी लगे, जो उसके लिए सही लगे, तो इस प्रोक्लेमेशन के संबंध में वो भी वो इशू कर सकते हैं, वो प्रावधान कर सकते हैं। इसमें वो चाहे तो होल और पूरे संविधान का कुछ हिस्सा वो सस्पेंड भी कर सकते हैं कि उस राज्य में ये हिस्सा, संविधान का ये हिस्सा लागू नहीं रहेगा। किसके संबंध में? एक किसी बॉडी के संबंध में या किसी अथॉरिटी के संबंध में। इसलिए हम कहते हैं कि देखिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का आ गया स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के। लेकिन एक फेमस केस हुआ था SR बोम्मई वाला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, तो उसमें ये था, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब तक दोनों सदनों द्वारा अप्रूव न हो जाए प्रोक्लेमेशन,
तब तक प्रेसिडेंट कोई ऐसा निर्णय नहीं लेंगे जो कि इरिवर्सिबल हो। मान लीजिए वो विधानसभा को भंग करना चाहते हैं, तो वो तब तक ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे जब तक कि दोनों सदनों द्वारा वो प्रोक्लेमेशन अप्रूव ना हो जाए। देखिए आर्टिकल एक्सेप्शन भी है कुछ। आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट हाईकोर्ट की पावर खुद नहीं ले सकते, ठीक है। और वो ये भी सस्पेंड इन होल और इन पार्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू हाईकोर्ट। हाईकोर्ट के संबंध में कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पावर्स हैं, जो भी प्रावधान है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, उसको सस्पेंड नहीं कर सकते, ना तो पूरा ना कोई एक पार्ट। अच्छा, जो प्रोक्लेमेशन है उसका रिवोकेशन भी हो सकता है, उसका वेरिएशन भी हो सकता है। अगर वो प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है तो उसको रिवोक करके नलिफाई भी किया जा सकता है, उसको चेंज भी किया जा सकता है। उसके लिए एक दूसरा प्रोक्लेमेशन इशू करना होगा। देखिए दोनों हाउसेस की मंजूरी बहुत जरूरी है, उसके बिना ये इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, ठीक है। अगर रिवोकेशन का प्रोक्लेमेशन है तब तो हाउसेस की मंजूरी नहीं चाहिए, और नहीं तो अगर वेरिएशन का है या लगाने का है, 356 इम्पोज करने का है, तो भी दोनों हाउसेस से मंजूरी चाहिए। 2 महीने के अंदर दोनों हाउसेस को अप्रूव करना ही होगा, नहीं तो फिर वो इनफेक्टिव हो जाएगा। अगर दोनों हाउसेस ने अप्रूव नहीं किया 2 महीने के अंदर, या फिर किसी एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब जब लोकसभा डिसॉल्व नहीं है तो किसी एक हाउस ने रिजेक्ट कर दिया, और या फिर दोनों हाउस ने 2 महीने के अंदर अप्रूव नहीं किया, तो फिर वो प्रोक्लेमेशन विल सीज टू ऑपरेट, वो इनफेक्टिव हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा के रिजोल्यूशन के संबंध में कुछ प्रावधान दिए हुए हैं कि अगर लोकसभा डिसॉल्व थी उसके बाद ऐसा प्रोक्लेमेशन इशू किया गया, या फिर लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो 2 महीने का समय है उसको अप्रूव करने के लिए। उस समय तो डिसॉल्व नहीं थी जिस समय प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था, लेकिन जिस समय जो 2 महीने का अप्रूव करने का समय है उस दौरान डिसॉल्व हो गई, तब क्या करेंगे? अगर राज्यसभा ने प्रोक्लेमेशन को पास कर दिया है और लोकसभा ने पास नहीं किया है, तो फिर जब भी नई लोकसभा बैठेगी, उसकी नई लोकसभा का गठन होगा और उसकी पहली बैठक के पहले दिन से 30 दिन तक वो इफेक्टिव रहेगा, चलता रहेगा, अगर राज्यसभा ने पास कर दिया है तो, ठीक है। और 30 दिन में अगर पास हो गया तो ठीक है, आगे कंटिन्यू करेगा, और नहीं पास हुआ तो फिर वो 30 दिन में नहीं पास हुआ तो फिर वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, इट विल सीज टू ऑपरेट। अगर राज्यसभा भी पास नहीं की तो फिर वो प्रोक्लेमेशन सीज टू ऑपरेट, वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, फिर वो लोकसभा की बैठक का इंतजार नहीं किया जाएगा। कितने समय के लिए ये प्रोक्लेमेशन वैलिड होता है? 6 महीने के लिए होता है। किस दिन से 6 महीने के लिए? जिस दिन प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है उस दिन से 6 महीने के लिए। और लेकिन उसके बाद 6 महीने के लिए तो है, लेकिन उससे पहले ही इसको दूसरे प्रोक्लेमेशन से इसको रिवोक भी कर सकते हैं। 6 महीने के लिए है, इसका मतलब ये नहीं कि 6 महीने तक कंटिन्यू रहेगा ही रहेगा। अच्छा, 6 महीने के आगे एक्सटेंड करने की जरूरत महसूस हो तो अगर कोई दोनों सदन एक प्रोक्लेमेशन पास कर दें, एक रिजोल्यूशन पास कर दें कि प्रोक्लेमेशन को कंटिन्यू किया जाए, तो फिर एक फर्दर 6 महीने के लिए ये एक्सटेंड हो जाएगा। किस दिन से 6 महीने के लिए? जिस दिन वो खत्म हो जाता हो, पहला 6 महीने का पीरियड खत्म हो जाता है उस दिन से लेकर के अगले 6 महीने के लिए। इसी तरह 6 महीने के लिए हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। मैक्सिमम हम टोटल 3 साल तक के लिए कर सकते हैं, ठीक है ना। हालांकि ये 3 साल बस कहने का है, क्योंकि अब स्पेशल केस में ही 3 साल हो सकता है, नहीं तो 1 ही साल है ये, उसको भी हम लोग देखते हैं। अगर 6 महीने के लिए जो एक्सटेंड किया और उस दौरान लोकसभा डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो अगर राज्यसभा पास कर दे और लोकसभा पास नहीं की है, डिसॉल्व हो गई है इसलिए, तो फिर लोकसभा के नए गठन के बाद 30 दिन तक का समय है, पहली सिटिंग के पहले दिन से 30 दिन तक, तब तक वो प्रोक्लेमेशन वैलिड रहेगा। और अगर उस 30 दिन में पास नहीं होता है लोकसभा द्वारा तो वो सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। और अगर राज्यसभा ने भी पास नहीं किया है तब तो वो उसी दिन सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, इनइफेक्टिव। तो देखिए 3 साल का एक्सटेंशन तो अलाउड है 3 साल तक, लेकिन अगर 1 साल से ज्यादा करना है एक्सटेंशन तो फिर दोनों सदन ये ऐसा रिजोल्यूशन तभी पास करेंगे जब देश में इमरजेंसी चल रही हो, ठीक है।
या तो पूरे देश में चल रही हो या देश के किसी एक हिस्से में चल रही हो, तभी वो दोनों सदन ऐसा रिजोल्यूशन पास करेंगे। इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ये सर्टिफाई करे कि ये 356 का प्रोक्लेमेशन कंटिन्यू करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उसकी ये बहुत डिफिकल्ट है उस राज्य में इलेक्शन करा पाना, उस राज्य की विधानसभा का इलेक्शन करा पाना बहुत कठिन है। इस बात का सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन दे तभी वो 1 साल के बियॉन्ड एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर ऐसा सर्टिफिकेट मिल जाता है और इमरजेंसी चल रही है तब 3 साल, अन्यथा मैक्सिमम 1 साल। जुडिशियल रिव्यू, इन केसेस में जुडिशियल रिव्यू पॉसिबल है। क्या वह जो प्रोक्लेमेशन इशू किया गया था वो मैलिफाइड था, गलत इरादे से किया गया था, क्या किसी मटेरियल के बेसिस पे किया गया था, क्या वह मटेरियल रेलेवेंट था, ये सब मैटर कोर्ट में ले जाया जा सकता है। SR मुंबई केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको ओके किया है। अच्छा, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो स्टेटस क्यो एंटे भी रिस्टोर कर सकती है। स्टेटस क्यो एंटे का मतलब होता है अगर इसको सुप्रीम कोर्ट को लगे कि गलत इशू कर दिया गया था, ये प्रोक्लेमेशन मैलिफाइड इंटेंशन से कर दिया गया था, तो अगर मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो गई थी, असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, उसको वो रिवाइव भी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, स्टेटस को एंटे, पुरानी स्थिति वापस स्टेटस को कर। पार्लियामेंट ने अगर अप्रूव कर दिया था उस प्रोक्लेमेशन को, उसके बावजूद भी कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि स्टेटस को एंटे मेंटेन किया जाए। 356 वाला सारे प्रावधान हम लोग शॉर्ट में डायग्राम के माध्यम से देख लेते हैं कब इशू किया जाता है। जब प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड हो कि स्टेट गवर्नमेंट संविधान के प्रावधानों के द्वारा के तहत नहीं चल सकती, ये सेटिस्फैक्शन उनका एक गवर्नर की रिपोर्ट के बेसिस पे भी हो सकता है, दूसरे तरीके से भी हो सकता है। इसका इफेक्ट क्या होता है, वो प्रेसिडेंट सारी पावर्स अपने हाथ में ले देते हैं, सारे या कुछ फंक्शंस स्टेट गवर्नमेंट के अपने पास ले सकते हैं, और ऑल और एनी पावर्स वेस्टेड इन गवर्नर और बॉडी अथॉरिटी इन द स्टेट, इसको भी अपने हाथ में ले लेते हैं। और स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को वो पार्लियामेंट एक्सरसाइज करती है या पार्लियामेंट डेलीगेट भी कर सकती है। और उसके अलावा कोई इंसिडेंटल और कॉन्सिक्वेंशियल प्रोविजन हो, जो प्रोविजन जरूरी लगे, उसको भी प्रेसिडेंट बना सकते हैं। हाई कोर्ट की पावर्स और सब ऑपरेशन अनऑल्टर्ड रहेगा, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसका प्रोक्लेमेशन का रिवोकेशन ऑल्ट्रेशन भी पॉसिबल है, रिवोक भी किया जा सकता है, इसको ऑल्टर भी किया जा सकता है। 2 महीने के अंदर दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा की अप्रूवल जरूरी है। 6 महीने के लिए इशू होता है, 6 महीने एक बार में 6 महीने के लिए एक्सटेंड हो सकता है दोनों सदनों की मंजूरी के साथ, लेकिन टोटल मैक्सिमम 3 साल के लिए हो सकता है। लेकिन इमरजेंसी नहीं लगी है तो फिर 1 ही साल के लिए मैक्सिमम टोटल हो सकता है। जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, और कोर्ट के पास ये भी पावर है कि मिनिस्ट्री और असेंबली जो डिसॉल्व कर दी गई उसको भी रिस्टोर कर दे। अच्छा, जो इमरजेंसी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन वाली इमरजेंसी 352 की थी, और जो 356 की फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन स्टेट है, उसके बीच में डिफरेंस क्या है? 352 कब होगी? जब सिक्योरिटी देश की या देश के किसी हिस्से की थ्रेटेंड हो। क्या क्यों थ्रेटेंड हो? एक्सटर्नल एग्रेशन, वॉर या आर्म रिबेलियन की वजह से। 356 कब लगेगा? जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए किसी स्टेट में। 352 में स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होता है, लेकिन ये इसके पास अपनी पावर रहती है, वो अपनी पावर एंजॉय करते हैं। इसमें 356 में स्टेट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाता है। ठीक है, 352 में यूनियन इशू करती है डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट को कि अपनी पावर इसी तरीके से इस्तेमाल करिए। इसमें प्रेसिडेंट खुद ही सारी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर्स खुद ही ले लेते हैं। लेजिस्लेटिव मैटर्स में पार्लियामेंट के पास पावर आ जाती है कि वो स्टेट लिस्ट के विषय में भी कानून बनाए, और इसमें 356 में पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को डेलीगेट कर सकती है पावर, या फिर किसी अथॉरिटी को डेलीगेट कर सकती है, उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट आर्टिकल में। कितने समय के लिए हो सकता है? वो इनडेफिनेटली हो सकता है 352 वाला, बस ये रिजोल्यूशन पास होता रहे कि हर 6 महीने पे दोनों सदनों द्वारा, तो ये 6 महीने करके एक्सटेंड होता रह सकता है। इसमें 356 में मैक्सिमम 3 साल हो सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा करना तभी पॉसिबल होगा जब इमरजेंसी चल रही हो।
352 वाली। अब आ जाते हैं आर्टिकल 357 पे। पावर्स अगर 356 के तहत प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी किसी स्टेट में फेल हो गई है और प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है, तो फिर लेजिस्लेटिव पावर्स का कौन एक्सरसाइज करेगा? तो 356 में फिर प्रेसिडेंट डिक्लेयर करेंगे कि जो लेजिस्लेटिव पावर है वो या तो पार्लियामेंट द्वारा एक्सरसाइज की जाएगी या पार्लियामेंट के अथॉरिटी से कोई और व्यक्ति एक्सरसाइज करेगा, वो कानून बनाएगा उस स्टेट के लिए। तो फिर पार्लियामेंट, अब पार्लियामेंट के पास पावर है तो पार्लियामेंट चाहे तो खुद ही ये पावर यूज करे, स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कानून बनाए, या फिर ये पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दे दे कि स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कानून आप बनाइए। और ये भी पावर है कि प्रेसिडेंट को वो ऑथराइज कर दे कि वो अपनी इस पावर को किसी और को डेलीगेट कर दे, किसी अथॉरिटी को डेलीगेट कर दे, जिसको वो बताएंगे, और उसके ऊपर कंडीशंस वगैरह भी लगा दे उस अथॉरिटी के ऊपर, और वो अथॉरिटी इस पावर को यूज करेगी, कानून बनाने की पावर को। कौन कानून बनाने की पावर यूज कर सकता है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया यूज कर सकती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज कर सकते हैं अगर पार्लियामेंट ये पावर प्रेसिडेंट को दे दे, या फिर कोई अथॉरिटी जो प्रेसिडेंट बताए, अगर वो उस अथॉरिटी को डेलीगेट कर दिया प्रेसिडेंट ने अपनी पावर को। अच्छा, ये पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट या अथॉरिटी जो लॉ बनाएगी, ये किसी को भी पावर दे सकती है या उसके ऊपर ड्यूटी लगा सकती है, उसकी जिम्मेवारियां दे सकती है, या फिर ये पावर देने का अधिकार या ड्यूटी लगाने का अधिकार दे सकती है कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट के अथॉरिटी या ऑफिसर्स को। ऐसा कानून बना सकती है कि जो पावर दे दे और ड्यूटी इम्पोज कर दे, जिम्मेवारी इम्पोज कर दे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर या सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के ऊपर या उसकी अथॉरिटी के ऊपर। ऐसा कानून वो पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, अथॉरिटी बना सकते हैं। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट होता है, उसमें से एक्सपेंडिचर इस दौरान कौन कर सकता है? तो प्रेसिडेंट वो ऑथराइज कर सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट से एक्सपेंडिचर करने के लिए, जब लोकसभा सेशन में नहीं हो, ठीक है। और लेकिन अगर जो प्रेसिडेंट ऑथराइज करेंगे ऐसा ये वाला खर्चा, तो फिर जब पार्लियामेंट फिर से बैठेगी तो पार्लियामेंट उसको सैंक्शन करना होगा उस खर्चे को। अच्छा, ये जो कानून बनाया जाएगा पार्लियामेंट द्वारा या प्रेसिडेंट द्वारा या किसी अथॉरिटी द्वारा, तो आर्टिकल 356 का प्रोक्लेमेशन खत्म होने के बाद भी वो ऑपरेशन में रहेगा। ये नहीं कि वो कानून खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट रिस्टोर हो जाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर रिस्टोर हो जाएगा, तो फिर वो चाहे तो इसमें कोई भी बदलाव कर सकते हैं, इसको रिपील कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिकली वो खत्म नहीं हो जाएगा। तो अब हम लोग आर्टिकल 358 देखेंगे। तो आर्टिकल 358 में जो है, जो इमरजेंसी के दौरान आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने का प्रोविजन है। आर्टिकल 19 क्या है? फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट दिया गया है, कुछ उसमें फ्रीडम दी गई है सिटीजन ऑफ इंडिया को। कैसी फ्रीडम? फ्रीडम ऑफ स्पीच दी गई है, एक्सप्रेशन दी गई है, पीसफुल असेंबलिंग की फ्रीडम दी गई है, फॉर्मिंग एसोसिएशन एंड यूनियंस दी गई है, मूविंग फ्रीली इन इंडिया की फ्रीडम दी गई है, सेटलिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया की फ्रीडम दी गई है, प्रैक्टिसिंग एनी प्रोफेशन की फ्रीडम दी गई है। तो फिर इसमें आर्टिकल 13 है जो शुरुआत में, उसमें है कि अगर पार्ट 3 जो कि फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके कॉन्ट्रवेंशन में कोई कुछ किया जाता है या कोई कानून बनाया जाता है, तो वो इनवैलिड होगा, वॉइड होगा। तो आर्टिकल 19 तो पार्ट 3 का ही पार्ट है, तो इस पे अगर रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे, सस्पेंड किया जाएगा, तो फिर ये आर्टिकल 13 का वायलेशन हो जाएगा। लेकिन इसमें हम लोग का स्पेशल प्रावधान है कि अगर इमरजेंसी चल रही है 352 वाली, तो और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की या इंडिया के किसी हिस्से की थ्रेटेंड है, किस वजह से थ्रेटेंड है? वॉर की वजह से या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से। यहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन शामिल नहीं है। 3 वजह से 352 लगता है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। तो आर्म्ड रिबेलियन की वजह से अगर इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है, तो फिर ये आर्टिकल 19 को सस्पेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से किया गया है, तो फिर आर्टिकल 19 को सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी कर सकती है। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कोई कानून भी बना सकती है या कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन ले सकती है जो कि आर्टिकल 19 के अगेंस्ट हो,
ठीक है, वो फ्रीडम को वायलेट करता हो। लेकिन आर्म रिबेलियन के लिए अगर इशू हुआ है तब ऐसा पावर नहीं मिलेगी। अच्छा, ऐसा कोई कानून बनाया गया तो उसकी वैलिडिटी क्या हो, कब होगी? जब तक इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन वैलिड है, चल रही है इमरजेंसी, तब तक वो वैलिड रहेगा। उसके बाद अगले दिन ही वो इन ऑपरेशन इट विल सीज टू ऑपरेट। लेकिन उससे पहले जो किया गया कार्य वो तो वैलिड रहेगा ही रहेगा। अगर किसी भारत के किसी हिस्से के लिए वो इमरजेंसी लगाई गई है तो भी वो क्या बोलते हैं, ये आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर सकते हैं, और पूरे देश में जिस हिस्से में इमरजेंसी नहीं लगी है उस हिस्से में भी ये वाले आर्टिकल के प्रावधान लागू होंगे। आर्टिकल 19 को सस्पेंड करके उसके वॉलेशन में कोई कानून बनाया जा सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू किया जा सकता है। अच्छा, ये वैलिड कब रहेगा? जब उस कानून में ये लिखा हो कि ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इज ऑपरेशन, इसलिए ये वायलेशन में कानून बनाया जा रहा है। और अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन में लिया जा रहा है तब वो तभी वैलिड होगा तो वो ऐसे किसी कानून के अंतर्गत लिया जाए जिस कानून में ये लिखा होगा कि इमरजेंसी की वजह से आर्टिकल 19 को वायलेट करके ये कानून बनाया जा रहा है, उस कानून के तहत कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन लिया जाए तब वो वैलिड होगा। आर्टिकल 359 पार्ट 3 जो फंडामेंटल राइट से संबंधित है, वो सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द राइट्स। इमरजेंसी के दौरान उन सारे राइट्स को सस्पेंड कर देना, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड कर देना, परमानेंट खत्म नहीं कर देना, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना, ये इसका प्रावधान दिया है आर्टिकल 359 में। इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट चाहे तो एक ऑर्डर इशू कर सकते हैं और डिक्लेयर कर सकते हैं कि किसी भी कोर्ट में जाने का अधिकार अपने फंडामेंटल राइट्स के संबंध में वो सस्पेंड हो जाएगा। सस्पेंड प्रेसिडेंट अगर ऐसा ऑर्डर इशू कर देते हैं कि जो कोर्ट में जाने का अधिकार है अपने फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए, वो सस्पेंड किया जा रहा है, तो फिर वो सस्पेंड हो जाता है और कोई व्यक्ति कोर्ट में नहीं जा सकता फिर अपने फंडामेंटल राइट्स के संबंध में। इस तरह का ऑर्डर प्रेसिडेंट कब इशू करेंगे? जब इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन इज इन ऑपरेशन। वो इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन वॉर के लिए भी हो सकता है, एक्सटर्नल एग्रेशन के लिए भी हो सकता है और आर्म्ड रिबेलियन के लिए भी हो सकता है। पिछले वाले आर्टिकल में हमने देखा कि आर्म्ड रिबेलियन के केस में वो लागू नहीं होगा, लेकिन इसमें आर्म्ड रिबेलियन के लिए भी लागू है। कौन कौन से राइट्स सस्पेंड होते हैं? राइट्स सस्पेंड होते हैं कोर्ट में जाकर के अपने राइट्स को इन्फोर्स कराने का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं होता है, वो इन्फोर्स किया जा सकता है। और जो प्रोसीडिंग्स कोर्ट में ऑलरेडी चल रही हैं इस संबंध में, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के संबंध में, वो भी सस्पेंड हो जाती हैं, वो भी कंटिन्यू नहीं होगी। क्योंकि या तो सारे राइट्स भी सस्पेंड किए जा सकते हैं प्रेसिडेंट द्वारा या कुछ राइट्स भी सस्पेंड किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे राइट्स भी सस्पेंड किए जाएंगे। और पीरियड ऑफ सस्पेंशन क्या होगा? जब तक कि इमरजेंसी चल रही है या फिर उससे एक कम का पीरियड, उससे छोटा पीरियड, उससे कम का एक पीरियड, छोटा पीरियड, जो भी ऑर्डर में लिखा होगा उतने समय के लिए। ये सस्पेंशन जो है वो पूरे देश पे भी लागू हो सकता है या देश के किसी हिस्से पे भी लागू हो सकता है। और इस ऑर्डर को पार्लियामेंट के दोनों सदनों के समक्ष पेश करना होगा जल्दी से जल्दी। अच्छा, जब भी ये ऑर्डर इन फोर्स है तो फिर स्टेट के गवर्नमेंट के पास जो पावर है लॉ बनाने की, जो एग्जीक्यूटिव एक्शन लेने के लिए, वो सस्पेंड नहीं होते, वो रेस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, आर्टिकल 360 में आ जाते हैं, ये है फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित प्रावधान, ठीक है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कब डिक्लेयर की जा सकती है? जब प्रेसिडेंट संतुष्ट हो कि एक ऐसी सिचुएशन आ गई है जहां पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट, इंडिया का फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट या तो इंडिया का या फिर इंडिया के किसी भाग का खतरे में है, ठीक है, तब वो ऐसा एक प्रोक्लेमेशन जारी कर सकते हैं, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। और क्या है, इस फाइनेंशियल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन को इसको रिवोक भी किया जा सकता है, इसको वैरी भी किया जा सकता है, चेंज भी
चेंज भी किया जा सकता है एक दूसरे प्रोक्लेमेशन से, और इस प्रोक्लेमेशन को दोनों सदनों के सामने, पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सामने पेश करना होगा, वहां से पास भी कराना होगा। 2 महीने के लिए वैलिड रहेगा ये सदन। अगर वो सदनों द्वारा अप्रूव नहीं किया जाता है तो फिर 2 महीने तक ये वैलिड रह सकता है। अगर सदन द्वारा, दोनों सदनों द्वारा अप्रूव कर दिया जाता है तो 2 महीने से आगे भी। अगर हाउस ऑफ पीपल डिसॉल्व हो गई है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई है, तो और वो अप्रूव नहीं कर पा रही है इसलिए, तो फिर वही सेम प्रावधान आर्टिकल 352 में हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, वही वाला प्रावधान इसमें भी लगेगा। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का इम्पैक्ट क्या होता है, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी मिल जाती है कि वो स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दे। इसलिए डायरेक्शंस दे कि वो फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी प्रूडेंस को इस्तेमाल करे, पैसे कम खर्च करे, ठीक है। और वो डायरेक्शंस में लिखा होगा किस तरीके से कम खर्च करना है, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जो भी अन्य डायरेक्शंस उचित समझे इस संबंध में, इस पर्पस के लिए, वो भी डायरेक्शंस दे सकते हैं। ये जो डायरेक्शंस दिए जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट को, इसमें आप एक ऐसा भी प्रोविजन हो सकता है कि आप अपने स्टाफ की सैलरी और अलाउंसेस को घटाएं, या किसी पर्टिकुलर क्लास के स्टाफ की सैलरी या अलाउंसेस घटा दें। या फिर ये भी प्रोविजन हो सकता है जो भी मनी बिल पास किया जाएगा या दूसरे बिल पास किए जाएंगे आर्टिकल 207 के तहत, तो वो रिजर्व किए जाएंगे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। जब भी स्टेट लेजिस्लेचर उसको पास कर देगी, फिर उसके बाद गवर्नर उसको रिजर्व करेंगे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए। प्रेसिडेंट की अप्रूवल के पास ही वो पास किया जाएगा, ठीक है। बिना प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के कोई भी बिल पास नहीं होगा। ऐसा भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि देंगे ही देंगे, दे सकते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के स्टाफ की सैलरी कम की जा सकती है। फाइनेंशियल अगर इमरजेंसी है अगर, तो प्रेसिडेंट ये ऑर्डर दे सकते हैं कि सैलरी और अलाउंसेस जो दिया जा रहा है, या तो सारे एम्प्लॉयज जो भी यूनियन गवर्नमेंट के हैं, या किसी एक सेक्शन का कुछ एक क्लास ऑफ एम्प्लॉयज को कि सैलरी को कम कर दिया जाए, ठीक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस भी शामिल हैं, इनकी सैलरी को भी कम किया जा सकता है। हालांकि 360 आर्टिकल 360 का अभी तक कभी इस्तेमाल नहीं किया गया है, कभी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई नहीं गई है। आइए इसको एक डायग्राम के माध्यम से शॉर्ट में देख लें, कब फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू होती है, ऑर्डर इशू होता है। जब प्रेसिडेंट संतुष्ट है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट इंडिया की या इंडिया किसी के हिस्से की खतरे में है, या उसको रिवोक भी किया जा सकता है, ऑर्डर भी किया जा सकता है, एक दूसरा प्रोक्लेमेशन इशू करना होगा। 2 महीने के लिए वैलिड रहता है अगर ये दोनों सदनों द्वारा अप्रूव नहीं किया गया। इसका इफेक्ट क्या होता है कि यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर हो जाती है, आ जाती है डायरेक्शन इशू करने की स्टेट गवर्नमेंट को कि वो फाइनेंशियली वो खर्चे कम करें, प्रोप्राइटी मेंटेन करें, ठीक है। और प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट और कोई भी ऑर्डर इस पर्पस के लिए भी दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।